इंडिया में आज आर्कियोलॉजी और पॉलिटिक्स कैसे जुड़ी हुई है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। अयोध्या में स्टेज सेट हो चुका था। 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद इस विवाद का केंद्र बन गई। दावा ये था कि ये हिंदू गॉड राम के जन्म स्थान पर बनी थी और पहले यहाँ एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया। कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये बिलीफ कॉलोनियल टाइम्स से सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन आजादी के बाद इसमें नई पॉलिटिकल पावर आ गई। 1980s तक ये आइडिया एक मास पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन गया। विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी के सपोर्ट के साथ राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू किया और हिंदुओं से कहा कि वो इस सेक्रेड लैंड को रिक्लेम करें। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? देखिए, हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं। आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। दिसंबर 1992 में कार सेवक्स ने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की आर्कियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क थी। 1970s में बीबी लाल, तब एएसआई के डायरेक्टर जनरल, ने आर्कियोलॉजी ऑफ द रामायण साइट्स नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद साफ था, मिथोलॉजी को मटेरियल एविडेंस से अलाइन करना। शुरुआती रिपोर्ट्स में बीबी लाल ने मंदिर के रिमेन्स के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन 1990 में जब टेम्पल कैंपेन ज्यादा तेज हो रही थी, उन्होंने मंथन आरएसएस से जुड़ी एक जर्नल में लिखा कि उनकी टीम ने बाबरी मस्जिद के नीचे पिलर बेसिस पाए जो मंदिर की ओर इशारा करते थे। ये क्लेम उनके ऑफिशियल एएसआई रिपोर्ट्स में नहीं था, पीयर रिव्यूड भी नहीं था और बहुत डिस्प्यूटेड था। फिर भी ये तेजी से फैल गया और इन पिलर बेसिस की इमेज टेम्पल मूवमेंट के लिए प्रूफ का सिंबल बन गई। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी साइट पर फ्रेश एक्सकवेशन का ऑर्डर दिया। इस खुदाई को द मोस्ट अनयूजुअल इन इंडियन आर्कियोलॉजी कहा गया। इसे हैवी कोर्ट सुपरविजन और बहुत ज्यादा सियासी दबाव में किया गया। The Archaeological of India, when they expected Ayodhya report, now the Ayodhya report is not published. It was written in an extraordinary short time, which is very unlike any excavation reports in the world. It was written in a matter of weeks, rather than few years that a normal ASI report takes. So it's a very, very compromised piece of epistemic text, which was used by the High Court, the Lucknow bench of the Allahabad High Court. ASI की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ा नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट सुप्रिया वर्मा और जया मेनन, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक्सकवेशन ऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने कई सवाल उठाए। लेयर्स मिक्स हो गए थे, आर्टिफैक्ट्स सेलेक्टिवली कलेक्ट किए गए और रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे। उनके मुताबिक ये रिमेन्स छोटे श्राइन्स या बुद्धिस्ट या अर्ली इस्लामिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते थे, जरूरी नहीं कि टेम्पल्स ही हों। इन सब कमियों के बाद भी एएसआई रिपोर्ट का कोर्ट में बहुत वेट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अथॉरिटेटिव साइंटिफिक एविडेंस माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एएसआई की रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के नाम पर उत्तर भारत में कितना बवाल मचा, लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हुई। लेकिन फिर भी कोर्ट ने रिपोर्ट की कुछ बातों पर जोर दिया, जैसे कि जमीन खाली नहीं थी और मस्जिद से पहले वहां एक गैर इस्लामी स्ट्रक्चर मौजूद था। यानी एएसआई की रिपोर्ट को अधूरी कहने के बावजूद उसके कंक्लूजन्स को अहमियत दी गई और इसी बुनियाद पर 2019 में डिस्प्यूटेड लैंड हिंदू क्लेमेंट्स को दे दिया गया। बाबरी केस दिखाता है कि कैसे एएसआई एम्बिगुअस फाइंडिंग्स होने के बावजूद जुडिशियल आउटकम्स और पब्लिक परसेप्शन को शेप करता है। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ यहाँ साइंस से ज्यादा नेशनल मिथ मेकिंग का टूल बन जाता है और ये पैटर्न सिर्फ अयोध्या तक नहीं रुका। 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वाराणसी में सपोज्ड शिवलिंग मिलने की खबर बिना किसी ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मीडिया में लीक कर दी गई।
उसकी तस्वीरें फॉरेन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैल गईं और एक्सपर्ट्स के जांच करने से पहले ही लोगों की राय बना दी गई। इसी दौरान संभल में शाही जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे टीवी पर दिखाया गया। हेडलाइंस चली कि मंदिर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट ऑफिशियल तौर पर रिलीज नहीं हुई बल्कि लीक हुई और पैटर्न वही था, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, स्ट्रेटेजिक लीक्स और फाइंडिंग्स को हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के हिसाब से पेश करना। इसे ही स्कॉलर्स हिंदुत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्सकवेशंस सिर्फ पास्ट अनकवर करने के लिए नहीं बल्कि पास्ट को प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं। कुछ डिस्कवरीज को एम्पलीफाई करना, जैसे मस्जिदों के नीचे कथित मंदिर, और कुछ को दबा देना, जैसे कीजहाड़ी की द्रविडियन अर्बनिज्म। इस तरह एएसआई एक आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से तब्दील होकर एक आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। The idea of Hindutva archaeology is centered fundamentally on two fundamental historical moments. One is destruction of Babri Masjid. The genealogy of the destruction can be traced back to B.B. Lal's flawed archaeology and his flawed fake narrative about the fact that there were temple remnants under the masjid. So that is one location, historical location that they're interested in working, and that is what we see nowadays with what we see in Gyanvapi and other places. So they're basically interested in delegitimizing the Muslim archaeological space in India.